क्यों चिंता बहस या लगा रहे हो जोर। ये तो साफ है कि जितना भी मचा लें शोर, वापस नहीं आ सकती धारा 370। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 24। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज बात करते हैं कि सरकार ने अब असेंबली ख़त्म होने के बाद क्या क्या कदम उठाए, किस ओर आगे जा रहे हैं। असेंबली में तो आपने देखा 6 दिन धारा 370 पर शोर हुआ, स्पेशल स्टेटस पर शोर हुआ। स्पेशल स्टेटस तो वापस आएगा मगर केंद्र सरकार के हिसाब से, और स्टेटहुड भी जब स्थिति सही होगी। मगर इसी बीच आज जो स्पेशल स्टेटस पर रेजोल्यूशन पास हुआ था उसे जम्मू कश्मीर सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा आगे फॉरवर्ड करने के लिए। अब देखना यह है कि क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रास्ते केंद्र तक पहुंचता है या फिर वहीं पर होल्ड रहता है, फाइलों में रहता है। पवन जी, क्या लगता है कि चीफ सेक्रेटरी इसको एलजी साहब को फॉरवर्ड करेंगे और फिर केंद्र में जाएगा, या फिलहाल अभी चीफ सेक्रेटरी के पास ही रहेगा? पास तो हो गया था। देखिए, जब ये पहली बार जब रेजुलेशन लाया था स्टेटहुड का जी, तो एलजी साहब ने फटाफट अप्रूव कर दिया था। तब चीफ सेक्रेटरी के पास ज़्यादा दिन नहीं रुका। लेकिन अब ये मसला जो है ये कंट्रोवर्शियल है। अब ये चीफ सेक्रेटरी के पास है, पहले वहाँ पर इसकी स्टडी होगी, उसके बाद एलजी साहब के टेबल पे जाएगा, फिर वो डिसीजन लेंगे कि इसको आगे भेजना है या यहीं पे ख़त्म कर देना है। क्योंकि आगे भेजने की मुझे लगता है कोई तुक नहीं बनती। एलजी साहब के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उसके तहत वो जहाँ डिसअप्रूव कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन लगेंगे, 2-3 दिन में। पवन जी, जिस दिन ये पास हुआ था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो अपना जवाब उसी दिन दे चुके थे। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड वापिस आना उतना ही सच है जितना सूरज का ईस्ट से उगना सच है। हाँ, तो एक बात है कि स्टेटहुड वापस आएगा। स्पेशल स्टेटस तो उन्होंने कहा कौन सा स्पेशल स्टेटस, वो तो कोई बात ही नहीं हुई। स्टेटहुड के लिए तो ओके है, लेकिन आप स्पेशल स्टेटस मांगोगे जिस तरीके से जो बवाल मचा हुआ है, तो अब मुझे नहीं लगता कि केंद्र तक बात पहुंचेगी, वो यहीं पे डिसअप्रूव हो जाएगा। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की अब सारा फोकस जो है वो उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव है। शायद उनके रिजल्ट आने के बाद कोई फैसला होगा, और तब तक ये भी हो सकता है, ये जो रेजोल्यूशन है घूमेगा ये लग सकता है। अभी यहाँ से यहाँ से दिल्ली। तो चलिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तो अब रूटीन कामकाज करना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने एक बड़ी बैठक ली कि सर्दियों की तैयारी कश्मीर में कैसी रहेगी। कई आला अधिकारी उनके साथ बैठक में थे, उन तैयारियों का जायजा लिया गया। जो सही काम है, जिसके लिए जनता ने सरकार चुनी है, उस पर अब सरकार वापस एक तरह से काम कर रही है। तो उमर साहब ने जम्मू आने से पहले कश्मीर में जो फाइनल एक बहुत देर से चला आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ शिफ्ट होने से पहले एक बार सर्दी कैसी रहेगी, उसकी तैयारी क्या है, उसकी बैठक लेते हैं, वो आज ली उन्होंने। ये पहले भी जब सरकार थी तब भी होता था, और एलजी प्रशासन भी होता था। वो चीफ सेक्रेटरी तब वहाँ पर तमाम अधिकारियों से बैठक लेते थे, क्योंकि कश्मीर में सर्दी का ज़्यादा प्रकोप रहता है, स्नोफॉल होता है, बारिश होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को बहुत सी दिक्कत आती है। लाइट्स को कैसे मेंटेन करना है कि लोगों की लाइट, क्योंकि स्नोफॉल में कई तारें टूट जाती हैं। फिर उसके बाद केरोसिन ऑयल या दूसरा जो सामान है, खाने पीने की सामग्री जो है, वो स्टॉक जो है, उसे लेकर पहले भी बैठक होती है। और आज भी इसी बैठक में तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अब जो आने वाले 3-4-5 महीने सर्दी रहेगी उसमें लोगों को कोई मुसीबत ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर भी और लद्दाख में भी इसी को लेकर, वहाँ लद्दाख में भी बैठक हुई है, इसमें तमाम जितने भी वहाँ पर अधिकारी हैं, जो एलजी प्रशासन वहाँ पर है, उन्होंने भी वहाँ पर वही किया है। उनके भी कल प्रेस नोट आया था कि जहाँ पर स्टॉक को चेक किया गया है और कितनी तैयारी है, किस तरह से लोगों को रखा जाएगा। वहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कट हो जाते हैं, बिल्कुल कट हो जाते हैं, वो टोटली कट हो जाते हैं। कुछ ऊपरी इलाके हैं, कश्मीर में भी कुछ इलाके हैं, लद्दाख में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी सीएम ने ली है कि आप स्टॉक को मेंटेन रखें और बिजली की आपूर्ति बराबर रहे, पानी की सप्लाई ठीक रहे, क्योंकि पानी जम जाता है तो लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये मुद्दा था। कश्मीर में बैठक हुई और इसी समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज जम्मू में थे। एलजी साहब संस्कृत के एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे। वहाँ जो उन्होंने अपना की नोट मेन उनकी एज ए चीफ की स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि असली भारत है कैसा। भारत ने केवल विश्व को ज़ीरो ही नहीं दिया, बल्कि संस्कृत जैसी एक ज़बरदस्त लैंग्वेज का तोहफा भी दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कोडिंग हो रही है उसके लिए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि संस्कृत सबसे उपयुक्त लैंग्वेज है। मगर उन्होंने साथ ही साथ एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हर भाषा में कुछ फर्जी तरीके से लोग भी आ जाते हैं,
तो भाषा का कुछ लोग इस्तेमाल फर्जी तरीके से कर रहे हैं या कुछ आए हैं, उनसे भी बचना चाहिए। और कई फॉरेन में भी ऐसे लोग हैं, अब्रॉड भी कई ऐसे मुल्क हैं जो शायद इसमें फर्जी तरीके से आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान पहले आया, मगर संस्कृत की जो उपाधि विश्व में है वो अपनी है। देखिए, ये विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके ऊपर तमाम साइंटिस्टों ने भी शोध रिसर्च किया। बिल्कुल, तमाम विद्वान जो हैं वो किसी भी मुल्क के किसी भी कोने का सबसे बड़ा प्राइज़ जिसको मिला होगा उसने भी संस्कृत के ऊपर शोध किया, रिसर्च किया कि आखिर ये एक भाषा कैसी थी जो एक पूरी सभ्यता को अपने साथ समेटे हुए थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, घुसपैठ जो हुई है फर्जी लोगों की, उन्होंने इस भाषा का मयार बहुत कम किया है। मुझे पता है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक बार सेमिनार हुआ था, तब वहाँ पर जो काशी के उस समय पीठाधीश्वर थे जी, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ हाल के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो विदेशी फंडिंग से संस्कृत को लॉस पहुँचा रहे हैं। तो ये आज का नहीं है, ये 2001 में जो हुआ था यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी बवाल भी मचा था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेमिनार हुआ था और उस समय हम भी वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप के साथ गए हुए थे, तो हमें जाने का मौका मिला था। पवन जी, असली और नकली को जांचना ज़रूरी है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो, मुझे लगता है। बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि नकली असली की जांच होनी चाहिए। और इस समय अगर जैसा एलजी साहब ने एक संकेत दिया है ना, तो वो ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो या फिर ऐसे विज्ञान की बात कर रहे हो, उस विज्ञान में भी संस्कृत का ही इस्तेमाल हुआ है। तो ये बात थी संस्कृत की भाषा की। अब बात करते हैं दरबार मूव की। दरबार मूव एक ऐसा मुद्दा था जो इन चुनावों में बहुत बुनाया गया, चाहे कश्मीर की पार्टियां हो, चाहे यहाँ की भी पार्टी हो, चाहे वो केंद्रीय पार्टियां हो। कुल मिलाकर दरबार मूव को लेकर कई इलाकों में मांग थी और लोगों ने ये भी कहा कि होगा, मगर फिलहाल आज हमने एक खबर भी की थी प्रॉपर डिटेल में कि इस बार दरबार मूव नहीं होगा, क्योंकि जितने ऑफिसर्स को यहाँ आना था एक ऑर्डर निकला, वो आ गए, राजभवन शिफ्ट हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद शायद एक हफ्ते में आ जाएंगे, उनका दफ्तर शिफ्ट हो जाएगा, और जितने भी ज़रूरी दफ्तर थे जिसमें ACB, PHQ, CID हेडक्वार्टर्स, ये सभी हेडक्वार्टर्स जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, जितने यहाँ हैं वो यहीं रहेंगे। बिल्कुल, देखिए एक प्रथा थी जैसा कि हमने आज दोपहर को शो किया था कि लगभग 150 साल से ये प्रथा चली आ रही थी, और कोरोना के समय जब बंद कर दी गई थी तो उस समय ये भी कयास लगाए गए थे कि लगभग 200 करोड़ रुपया खर्चा आता है हर साल मूव करने का। तो अब वो पुराना सिस्टम चला गया, ट्रंक भर भर के गाड़ियाँ आना, वो वाला। आजकल डिजिटल है, तो मैक्सिमम काम फाइलों का जो है वो सिमटा है कंप्यूटर में। तो अब तो खाली एम्प्लॉइज़ शिफ्ट होंगे, इतना ज़्यादा सामान शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉइज़ आते हैं उनके साथ रोज़गार बढ़ता है। लेकिन वो अब जो व्यापारी थे, व्यापारियों का साधन ही इसी पर होता है। मैं रोज़गार की बात कर रहा था, रोज़गार नहीं, लेकिन लोगों को बहुत से काम ऐसे होते हैं, जैसे लोगों के घर कुछ बने हुए हैं किराए पे लग जाते हैं, दुकानदारों का काम बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत दुकानों के ऊपर भी रश बहुत ज़्यादा दिखता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतना ज़्यादा आपके पास लोग आएंगे, 10,000 12,000 एम्प्लॉई और उनकी फैमिलीज आती हैं, तो जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो फिर रोज़गार भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक परंपरा थी जो अब इस बार तो नहीं, लेकिन जैसे डॉक्टर फारूक ने कहा कि स्टेटस जब मिल जाएगा सरकार का, स्टेटहुड जब मिल जाता है तब दरबार मूव होगा। चलिए देखते हैं स्टेटहुड कब मिलता है, दरबार मूव कब होता है। और कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। शायद आप लोग भी जब जम्मू से कभी उधमपुर या कटरा जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि कटरा जाने में ही मात्र हमें वन टोल पे उतना ही टोल देना है जितना श्रीनगर कश्मीर जाने वाले लोग या डोडा जाने वाले लोग देते हैं। तो उन्होंने कटरा के अपने लोगों के लिए ये मुद्दा उठाया कि कटरा के लोगों को पासिस दिए जाने चाहिए, जो मंथली पासिस हों वन टोल पे, और उन्होंने काफ़ी हो हल्ला भी किया, पुलिस और प्रशासन के लोग भी पहुंचे। अब देखना है कि ये फैसला कब होता है, अगर होता है तो बहुत अच्छा फैसला। कटरा के लोगों की लंबे समय से मांग थी। देखिए, कटरा के लोगों के लिए तो ठीक है कि आप कटरा के लोगों के लिए कहेंगे तो आप हो हल्ला करिए तो कटरा के लोगों को पासेस मिल जाएंगे, लेकिन ये वन टोल प्लाजा के अगर ये हो हल्ला है तो जम्मू के विधायकों को भी ये बात उठानी चाहिए कि वहां पर आप पैरामीटर देखिए कि कितने किलोमीटर के बाद हमको पे करना है। जो लोग महाराजा हरि सिंह का जो महल है
वहाँ पर रहते हैं, जो आसपास की कॉलोनीज है, उनका आप देखिए कितने किलोमीटर बनता है बन। जम्मू से भी 50 किलोमीटर तो कट रहा है, तो बन मुझे लगता है 22-24 किलोमीटर बनता है, उसके बीच में भी आप टोल ले रहे हैं। उसके बीच आप टोल रहे हैं। अगर जम्मू के विधायक भी कहते हैं कि जो वैष्णो देवी का यात्री कोई भी आए, उसके लिए बाहरी राज्यों के यात्रियों को आप लखनपुर से टोल लेना शुरू करते हो, बन में लेते हो। आप कटड़ा की बात कर रहे हो कि कटड़ा के लोगों को माफ हो जाए, मैं तो कह रहा हूं कि जम्मू शहर के लोगों को भी होना बिल्कुल सही कहा। और शायद बलदेव राज शर्मा के साथ जम्मू के विधायकों को भी आगे आना चाहिए। और खास तौर पे जितना डिस्टेंस बन से कटरा का है, नगरोटा में कोई विधायक नहीं है। हाँ। जब वहां कोई विधायक आते हैं या फिर जो जम्मू के ईस्ट के विधायक हैं, उनके भी नगरोटा तक पहुंचती है, उनको भी इसमें आगे आना चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि जम्मू के लोगों को भी दिक्कत है। जम्मू के शायद कई सारे लोग होंगे, करीबन 1000 तो होंगे, जो रोज कटरा जाते हैं या आते हैं, तो उनके लिए भी एक सुविधा होनी चाहिए कि एक मंथली पासेस इशू होने चाहिए जो रूटीन में जाने वाले लोग हैं। तो अच्छा कदम, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज उत्तराखंड डे भी था, तो राजभवन में आज उत्तराखंड डे भी मनाया गया। उत्तराखंड ये एक ट्रेंड बना है जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं कि वो हर स्टेट का कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं, जिससे कि एक भारत की एक तस्वीर देखने को मिलती है। आज उत्तराखंड डे पवन जी मनाया गया। देखिए महाराष्ट्र डे भी मना था, उस समय दरबार राज्यपाल वहाँ पर थे, कश्मीर में थे, तो शिवाजी की भारतीय सेना के साथ मिलकर एक बड़ी मूर्ति भी स्थापित की गई। वो फौज का अपना फंक्शन था, लेकिन डे मनाया गया था। तो इस तरह से झारखंड डे, बिहार डे, यूपी डे, वो मंडले ये पहले नहीं थे। ये यूटी बनने के बाद जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा लगा था, उसके तहत तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर का डे भी बाहर के राज्यों में मनाना चाहिए, उनको भी मनाना चाहिए। अगर यहाँ पर पहल है तो फिर दिल्ली वाले भी मनाएं, हिमाचल वाले भी मनाएं, झारखंड वाले भी, उत्तराखंड वाले भी। पर यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी डे तो खुद ही नहीं मनाया गया, वो बात अलग है, लेकिन बाहर वालों को भी जम्मू कश्मीर डे मनाना चाहिए। ये बहुत अहम आपने बात कही कि जम्मू कश्मीर की बात भी पूरे देश में होनी चाहिए, केवल धारा 370 और स्टेटहुड के लिए नहीं, बल्कि बाकी अगर हम उनके डे बना रहे हैं तो हम वो हमारे डे भी मनाएं। बीजेपी के विधायक वापस पहुंच चुके थे, कुछ कल रात को आ गए थे, कुछ आज आए, और बहुत फेलिस्टेशन उनको किया गया, फेलिस्टेशन कार्यक्रम हुए। ये किस चीज़ का फेलिस्टेशन आपको लगता है किया है जो कार्यकर्ताओं ने? देखिए, हर विधानसभा में, चाहे जम्मू ईस्ट हो, बिश्नाह हो, वेस्ट हो, यहाँ पर आपके बहू हों, तमाम आरसपुरा के नरेंद्र सिंह हो, जितने भी लोग आए हैं, श्यामलाल जी, सब लोगों ने उनका वेलकम किया है। एयरपोर्ट के से लेकर घर तक फूलों के हाथ डाले हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि हमारे शेर गेट फैमिली वहाँ पर असेंबली के अंदर गरजे हैं, और होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए अब मुद्दा जो है, उस मुद्दे को एक तरफ छोड़कर अगर मैं बात करता हूँ कि आपने अपने विधायकों का यहाँ पर सपोर्ट किया है, तो उससे क्या होगा कि अगली बार जब असेंबली लगेगी तो यही विधायक 2 गुना ताकत के साथ कोई भी ऐसे मूव का डट के मुकाबला करेंगे, मार्शल चाहे बाहर निकालें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी शाम को बहुत चुप तरीके से घर पहुंचे हैं, जम्मू पहुंचे हैं, कोई स्वागत और कोई वहां देखने को नहीं मिला। देखिए वो डिपेंड करता है कि अभी अपोजिशन वालों का वेलकम हुआ है, तो सतीश और डिप्टी सीएम जब अपने अपनी विधानसभा में पहुंचेंगे कल, जब परसों जाते हैं, तो उनका भी होगा। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा, मगर इस बार की सर्दियां बहुत गर्म रहने वाली हैं सियासत के हिसाब से, क्योंकि जम्मू से रिप्रेजेंटेशन सरकार में तो पूरी है, मगर कुल मिलाकर जो है कम है, इसलिए जम्मू में मैक्सिमम विधायक ऑपोजिशन के ही हैं। तो इसलिए यहाँ दिक्कत जो कुछ मंत्री हैं उनको आ सकती है, क्योंकि हर चीज़ पर सियासत हो ही रही है, और सर्दियों में अब यहाँ पर सेशन भी लगेगा, तो शायद उसमें हो हल्ला ज़्यादा हो। तो उम्मीद है आपको हमारा सरकारी चालीसा अच्छा लगता होगा। आज एक कॉलर का कॉल चंडीगढ़ से आया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सोडी थे, मैक्स में हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं रूटीन में आपका कार्यक्रम देखता हूं। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया हमारा नंबर लेकर। मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपको वॉइस की जो आपने दिक्कत की बात कही थी, वो हमने अपने एडिटर को बता दिया है। शायद हमारा यूट्यूब पे या फेसबुक पे वॉइस ठीक है, आप एक बार अपने इक्विपमेंट ज़रूर चेक करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और हमें फीडबैक ज़रूर देते रहिए। बहुत धन्यवाद।